हिंदी साहित्य महामैराथन 1000 प्रश्नों की क्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमारे कितने 2 भाग समाप्त हो गए हैं। दूसरा भाग का अंतिम प्रश्न हमने क्या लिया था, सूरदास के गुरु कौन थे। तो हमने आपको बताया था सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आज चर्चा करेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, कितने क्वेश्चन लिए हैं, 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। कहीं ना कहीं जब आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे तो उस समय जब आप प्रश्नों को देखोगे तो यही प्रश्न आपके लिए क्या, ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर साबित होंगे। बस आपको अपने हाथ से क्या करने हैं, नोट्स तैयार करने हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिए और मेरे साथ क्या करें, नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि वीडियो में कितने लड्डुओं की बरसात होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। चर्चा परिचर्चा करेंगे हिंदी साहित्य महामैराथन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में 3rd पार्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं 3rd पार्ट को। तो प्रश्न नंबर 101 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन थे या कौन है। तो मुझे बताओ हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो गारसा दत्त तासी क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 102 है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है उसके द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित किया गया है। प्रश्न नंबर 103 है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो मुझे बताइए जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उस ग्रंथ के लेखक कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। ठीक है, अशोक के फूल कहाँ पे खिले, हजारों बागों में खिले। कितने रंग के, 2 रंग के। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट बताया मैंने आपको। तो प्रश्न ने क्या पूछा, हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 आपके लिए इस प्रकार है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो आंसर क्या है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा क्या किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न नंबर 105 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों की क्या वृत्त एवं उनके कृत्यों के बारे में परिचय मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 106, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 है, 7 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, मतलब 7 स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है कि सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की थी। तो किसने, बताइए मुझे, तो किसने की थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। किसकी, सरोज स्मृति नामक रचना की। वही इनकी एक प्रसिद्ध रचना और है क्या, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। तो किसकी है, इन्हीं की है, निराला जी की। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, जिन्हें ज्यामा, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल की मीरा की संज्ञा किसे दी गई है, महादेवी वर्मा। वहीं हिंदी साहित्य की विशाल मंदिर वीणा मंदिर पाणी के नाम से भी किसे, महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 है, देखो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है। तो मैं आपको बता दूं, जो रीतिकाल है उसको काव्य की दृष्टि से क्या
3 का भागों में बांटा है। कौन कौन से वहां भाग है मुझे बता दो, मैं आपको बता दूं। देखो, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगारकार नाम भी दिया है। देखो, किसने रीतिकाल को श्रृंगारकार का नाम दिया है? तो श्रृंगारकाल का नाम किसने दिया है रीतिकाल को? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है। ठीक है, वहीं इन्होंने इसको 3 वर्गों में विभाजित किया। रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया, रीति मुक्त हो गया। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 110 है आपका कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी जी क्या है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न 111 है, आधुनिक काल में लिखी गई, ठीक है, लिखा गया नहीं होता है, लिखी गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास क्या है? आधुनिक काल में लिखी गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, वही क्वेश्चन 112 है, महत्वपूर्ण है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत किसने लिखी है? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 113, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, छायावाद के कवि कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत हो गए, और हमारे महादेवी वर्मा जी क्या थे? छायावादी कवि थे। ठीक है, याद रखना। प्रश्न 114 है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की क्या हुई है? अभिव्यक्ति हुई है कामायनी की। ठीक है, क्वेश्चन 115 है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो द्विवेदी काल को जाना जाता है। ठीक है, द्विवेदी काल में भगवान जी के 2 अवतार हुए थे। एक मैंने आपको राम जी बताए थे, एक मैंने अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में राम जी बताए थे। वहीं क्या जगन्नाथ जी बताए थे, मैथिली शरण गुप्त जी बताए थे, और महावीर जी बताए थे। ठीक है, ये क्या थे? हमारे द्विवेदी काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन 116 है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो याद रखना इंपोर्टेंट है, चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। ठीक है, क्वेश्चन 117 है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो मुझे बताइए, 14 वर्ष पथिक में चलते चलते वनवास किसे हुआ? तो हमारे रामचंद्र जी को हुआ 14 साल। ठीक है, पथिक में चलते चलते वनवास। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 118 है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो हमें नहीं पता कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञेय की। हमें नहीं पता, अज्ञेय मतलब कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अज्ञेय जी को क्या ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? कितनी नाव में कितनी मार। ठीक है, क्वेश्चन 119 है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, तो क्या मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 120 है, देखो, प्रकृति के सुकुमार एवं चितेरे कवि, ठीक है, 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था सबसे पहले। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो इनकी लोकायतन क्या है? मानवतावादी रचना है। किसके? सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो मैं आपको बता दूं, सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 122, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव मतलब जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 123 है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? ठीक है, कुंभी पाक किसके द्वारा रचित है? तो नागार्जुन द्वारा रचित है कुंभी पाक। किसके द्वारा? नागार्जुन द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 124 है, युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा किसने लिखी है? नागार्जुन जी ने लिखी है युगधारा। ठीक है, क्वेश्चन 125 है, वेरी इंपोर्टेंट है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना, जो डाक बंगला है किसका उपन्यास है?
तो कमलेश्वर का उपन्यास है। ठीक है, वही प्रश्न नंबर 126 है आपके लिए इस प्रकार, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? तो मुझे बताइए केशवदास की जो रसिक प्रिया थी इसकी रचना कब हुई थी? तो 1591 में केशवदास की रसिक प्रिया की रचना हुई थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लड्डू आपके लिए प्रश्न नंबर 127 इस प्रकार है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो मुझे बताइए द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बताइए, 3 सेकंड में आपको देता हूं कि द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। देखो, मुझे आशा है आप 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न लगा लोगे। देखो, आपने आज तक कितना पढ़ा, कितना सीखा, आपने परीक्षाओं की तैयारी कितनी की है। आप इसमें से अगर 40 प्रश्न लगा देते हो तो आप क्या हो, एक अच्छे ज्ञान को गैद करने वाले हो। ठीक है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं कौन है, जॉर्ज गियर्सन है इसके लेखक। ठीक है, प्रश्न नंबर 128 आपके लिए इस प्रकार है, देखो, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस कवि को मिला है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 129 आपके लिए इस प्रकार है, क्या है? गार्सा द तासी ने इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंदेई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो फ्रेंच भाषा में की थी। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 130 इस प्रकार है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 131 है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? तो बीज वपन काल नाम से अभिहित किस आलोचक ने किया है आदिकाल को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन 132 इस प्रकार है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, क्वेश्चन 133 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वीरगाथा काल के नाम से क्या अभिहित किया है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, क्वेश्चन 134 है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 आपके लिए इस प्रकार है, देखो, आदिकालीन कृति डोला मारू रा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो लौकिक साहित्य के अंतर की जाती है। ठीक है, पहले संस्कृत 2 रूपों में होती थी, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, मूल क्या थी? संस्कृत थी। और आपको पता है कि जो हिंदी है, हिंदी भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, समय के हिसाब से ये क्या होती है? बदलती रहती है। मैंने आपको बताया था पहले क्या था, क्या थी? मूल भाषा संस्कृत थी, उससे 2 भाषाएं, एक लौकिक एक वैदिक, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो वही पूछा है, आदिकालीन कृति डोला मारू रा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत आती है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 136 है कि देखो, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो सिद्ध साहित्य से संबंध है। सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि कवि, ठीक है, सिद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 137 आपके लिए इस प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा रचित है? तो मुझे बताओ, चंदर बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्वेश्चन 138 आपके लिए इस प्रकार है। ठीक है, देखो, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो प्राकृतिक पैगलम पुस्तक से सहायता मिलती है। ठीक है, अभी आपको बता दिया था, प्रश्न नंबर 139 मैंने पहले ही बता दिया, पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? तो चंदर बरदाई को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 140 है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो कौन सा है? बीसलदेव रासो क्या है? रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य है। ठीक है, बीसलदेव रासो। ठीक है,
प्रश्न नंबर 141 है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 142 है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? भारत का तोता भी कहा जाता है। बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपको मतलब 50 बार बता दिया है कि तोते किसके पास होते थे प्राचीन काल में? अमीर लोगों के पास होते थे। किस लिए होते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश पहुंचाने के लिए तोते होते थे। उस समय मोबाइल हो गए, टेलीफोन हो गए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो क्या करते थे? पत्र लिखते थे, तोते के गले में बांध देते थे। तोता जहां पत्र ले जाना होता था वहां तोता ले जाता था, ठीक है। तो तोते किसके पास होते थे? अमीर लोगों के पास होते थे। तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 143 है, उससे पहले थोड़ी पानी ले लेता हूं क्योंकि सीरीज बहुत जल्दी चल रही है। पानी पी लेता हूं, एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। आप लोग भी पानी पी लीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। मुझे आशा है आप नोट्स बनाते चल रहे हो मेरे साथ साथ। देखो, हम जितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपने भी उससे कई अधिक मेहनत करनी है। अगर आप सफलता को अपने चरणों में लाना चाहते हो तो आपको 100% क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा? हमारा रहेगा, ठीक है। बिहेवियर एजुकेशन से उपकार का रहेगा। चलो प्रारंभ करते हैं सीरीज को। 143 प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना है? तो क्या है? राउलवेल है, ठीक है, राउलवेल है, ठीक है। क्वेश्चन 144 है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे? तो पहेलियां और मुकरियों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो, भारत के तोता, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न 145 है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? रामानंद थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 146 है, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। वहीं इससे पहले मैंने पूछा था चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में कितने? 17 निबंध हैं। वहीं 146 प्रश्न क्या पूछ रहा है? चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। देखो याद कैसे करना है। चिंता किसे हुई थी? राम जी के पिता दशरथ जी को चिंता हुई थी जब उनको क्या हुआ था? वनवास हुआ था, ठीक है। चिंता किसे हुई? रामचंद्र को हुई। चिंतामणि से आप लगाना, चिंता किसे हुई थी? राम जी के पिता श्री दशरथ जी को हुई थी जब रामचंद्र क्या हुए थे? वनवास गए थे। तो चिंतामणि के किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न 147 है, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो विद्या निवास मिश्र जी का क्या? आंगन का पंछी और बंजारा मन, ठीक है। निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? विद्या निवास मिश्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 148 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किसने कहा था? उसने कहा था। किसने? उसने। चंद्रमा जैसा था वो, ठीक है। चंद्र जैसी चमक थी उसमें, ठीक है। गुलेरी जैसी दौड़ थी उसमें। उसने कहा था। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी संग्रह है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 149 आपके लिए इस प्रकार है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर किसकी? प्रेमचंद्र की कहानियों का क्या है? संग्रह है। प्रेमचंद्र के बारे में अत्यधिक जानना है तो आप हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में आ सकते हो। वहां प्रेमचंद्र के बारे में मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया है, ठीक है। क्या बोलते थे प्रेमचंद्र? बताओ। पहले मुझे बता दो प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम था क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव इनका क्या था? वास्तविक नाम था, ठीक है। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता था। इनके बोल क्या थे? जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है, ठीक है।
इनके नाटक करबला, प्रेम की विधि और संग्राम है। पत्र पत्रिकाएं माधुरी, मर्यादा, हंस जागरण है। ठीक है, वहीं देखो, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। कौन कहते थे? प्रेमचंद्र जी कहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 150 है, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा जी ने क्या स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह लिखा है। अगर इनके बारे में अत्यधिक जानना है तो आप क्या हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में छायावादी युग के जो प्रमुख कवि कवित्री हैं वहां जाके महादेवी वर्मा के बारे में व्याख्यात्मक रूप में पढ़ सकते हो। ठीक है, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भाग 4 में चर्चा करेंगे अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, आप बताओगे मुझे अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, नाटक के लेखक कौन है, मुझे पार्ट 4 में बताओगे कमेंट करके। ठीक है, हम उस पार्ट 4 में 151 से लेके 200 प्रश्न तक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, जहां आपको क्या किया जा सकता है, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत स्तंभ के लिए तैयार किया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। तो पार्ट नेक्स्ट जल्द मेरे YouTube चैनल पर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।